तो ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो एक इससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो हमने उसके अंदर कोड लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस पास की होती हैं सॉफ्टवेयर को। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए आपको एक मेन प्रोग्राम की जरूरत होती है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए एक मेन प्रोग्राम की जरूरत होती है। डेट प्रोग्राम इज कॉल्ड कर्नल। तो ये होता है एक कर्नल। तो लिनक्स एक्चुअल में क्या है, हमारे पास लिनक्स एक कर्नल है। ठीक है, एक कर्नल है। और जैसे आप यहाँ पे, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर्नल होता है। ठीक है। तो कर्नल क्या होता है, आपके तमाम प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, और ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। और जब ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब हमारे पास एक सिस्टम भी है यहाँ पे, ये सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, देन इट विल बी आर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को रन करता हो, एग्जीक्यूट करता हो, जो आपके सिस्टम को चलाता है, डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स जो है ना, हमारे पास वो एक कर्नल है जो एज अ कर्नल एक्ट करता है। इसीलिए इन तमाम कंपनी ने क्या किया, अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए, उसमें कर्नल लिनक्स का यूज कर लिया। रेडिट आया, उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और इसमें कर्नल लिनक्स यूज कर लिया। उबंटू आया, उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और कर्नल लिनक्स का यूज कर लिया। इसी तरह तमाम कंपनी ने अपना यूज किया, इसी तरह सेम वे में इसको यूज किया। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, या आप कह सकते हो कि लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स भी बोलते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, टाइप्स कह सकते हो, लिनक्स टाइप्स। ठीक है। तो ये सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये सारे यूज होते हैं। तो ये कर्नल होता है, जो कोर कंपोनेंट होता है ऑफ योर सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर का कोर कंपोनेंट होता है, जो आपके तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, तमाम प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होता है, डेट इज कॉल्ड योर कर्नल। अब यहाँ पे मल्टीपल हैं, ये रेड के बताए गए हैं। रेड के डिफरेंट वर्जन होते हैं। रेड 9 अभी 10 चल रहा है। तो उसमें जो कर्नल वर्जन होता है, वो यहाँ पे वो उसको बताते हैं 5.14, 4.18, इस तरह डिफरेंट कर्नल वर्जन चलते रहते हैं आपके पास। ये उसके नेम होते हैं। अब जो लिनक्स होता है, उसका आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। कि उसमें क्या होता है, हमारे पास शेल होता है, हार्डवेयर होता है, कर्नल होता है, शेल होता है, एप्लीकेशन होता है। सबसे अंदर क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, आपकी मशीन, जिसके ऊपर आप कोई सॉफ्टवेयर रन करोगे। उसमें जब आप सॉफ्टवेयर डालोगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी वो कर्नल होगा। उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी वो आपका क्या होगा, शेल होगा। ठीक है। और उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो आपका एप्लीकेशन होगा, जो अपने एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फिर आपका यूजर इंटरफेस आ जाता है। तो शेल क्या होता है, शेल एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कर्नल। ये यूजर है और ये कर्नल है। ये इसके दरमियान एक इंटरफेस होता है। क्योंकि यूजर जो होगा उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, जो कर्नल होगा वो डिफरेंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता होगा। तो यूजर अपनी लैंग्वेज में कर्नल को इंस्ट्रक्शन पास नहीं कर सकता। इस तरह मुझे कोई काम करना है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मुझे कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं उसको ये नहीं लिख सकता, ओपन द फाइल। ठीक है। या मैं किसी और लैंग्वेज में उससे बात नहीं कर सकता कर्नल से। कर्नल की अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो क्योंकि हम डायरेक्टली कर्नल से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो शेल जो होता है वो हमारे यहाँ पे हेल्प करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो शेल क्या करता है, यूजर से इनपुट लेते हैं, कन्वर्ट करता है इन कर्नल लैंग्वेज, और कर्नल उस आउटपुट को दोबारा आउटपुट देता है आपको। शेल उसको कन्वर्ट करता है इन यूजर लैंग्वेज, और फिर यूजर को वो आउटपुट वहां पे शो हो जाती है। तो शेल हर लिनक्स के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको शेल मिलेगा हमेशा। मल्टीपल शेल होते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो बैश शेल यूज करते हैं लिनक्स के अंदर, जहाँ पे हम कमांड्स का एग्जीक्यूट करवाते हैं। बट उसके अलावा भी शेल होते हैं आपके पास, जैसे सी शेल हो गया, टी शेल हो गया, कॉर्न शेल हो गया।
मल्टीपल शेल्स होते हैं आपके पास। लेकिन मोस्टली मोस्टली केसेस के अंदर जो आपको डिफॉल्ट शेल मिल रहा होता है लिनक्स के अंदर, वो बैश होता है। तो बैश ही मॉडर्न शेल है, और इसी को मोस्टली यूज करते हैं। हम भी जब अपनी लैब्स करेंगे तो हम बैश को यूज कर रहे होंगे, हम किसी और शेल को यूज नहीं करेंगे। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अब जब हमने लिनक्स को पढ़ेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लिनक्स को याद नहीं रखना आपने। लिनक्स याद करने से नहीं आता आपको। अब लिनक्स में बहुत सारी कमांड्स होंगी, अब कमांड्स को आपने याद नहीं करना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना उसको। ये चीजें आपको हैंड्स ऑन करने से ही आएंगे। बार बार आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, समझोगे कि कमांड क्या कर रही है, उसी केस में आपको ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है। तो वो कैसे होगा? अब उसके लिए हमें देखो कुछ परफॉर्म, मतलब हमें कोई इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ पे हम लैब को परफॉर्म कर सकें। मुझे लिनक्स की लैब करनी है, तो मुझे उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होगा लिनक्स की लैब परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए मैं आपको मल्टीपल वेज बता देता हूँ। लिनक्स की लैब परफॉर्म करनी है, उसके लिए मल्टीपल वेज बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहला ये है पोर्टल, जो आपको साइन किया गया है। जो आपको पोर्टल मिला है ना, उसके ऊपर लैब्स बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पोर्टल मिला है आपको। यहाँ लिनक्स मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे एक लैब है। देखो, लैब नंबर 225, 227, 229। हम जो भी पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन लैब को ओपन करके, इन लैब्स को ओपन करोगे, तो इसके अंदर ना आपको लिनक्स मशीन मिलेगी। लिनक्स वीएम, जिसको हम EC2 भी बोलते हैं, वो बनी बनाई मिलेगी आपको। ठीक है। आप उसके ऊपर जाके क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। उन लिनक्स मशीन के ऊपर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे पोर्टल ही है आपका। ठीक है। पोर्टल के अंदर आपके पास है एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। जैसे ऊपर आओगे तो ये है आपके पास सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। ये पूरे 3 घंटे की लैब होती है, आप उसको स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पे आपको EC2 मशीन नहीं मिलेगी बनी बनाई, आपको यहाँ पहले मशीन बनानी पड़ेगी। बनाने के बाद, जैसे हम नॉर्मली बनाते थे EC2 वाले केस के अंदर, और वहां पे फिर आपको अपनी लैब परफॉर्म करनी पड़ेगी। दो मेथड हो गए। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ये है कि आपका अपना लैपटॉप है ना, आप सबके पास अपना लैपटॉप है। अगर तो उसके ऊपर आप ऑलरेडी लिनक्स यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वहां आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा बिल्ट इन। आप उसके ऊपर सारी लैब्स कर सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर आप लिनक्स यूज नहीं कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, देन आप उसके ऊपर एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो। ठीक है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, या आप वहाँ पे VMware, मैं मोस्टली वर्चुअल बॉक्स ही यूज करता हूँ। तो आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। और फिर उसके ऊपर जाके आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो मल्टीपल वेज है आपके पास। अब आप पे डिपेंड करता है आपने लैब कैसे परफॉर्म करनी है। अगर आपको ये तरीका चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जस्ट आपने सबसे पहले लिखना है इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो वेबसाइट आ जाएगी virtualbox.org, इस पे क्लिक करो। विंडो है आपके पास, तो इस पे क्लिक करो तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इमेज चाहिए होगी ना, लिनक्स इमेज चाहिए होगी। तो यहाँ पे लिख दो आप
एक वेबसाइट है ओएस बॉक्सेस, यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे फ्री में। तो यहाँ आपको मल्टीपल मिल जाएंगे ब्लैक बॉक्स। आप ये वाली इंस्टॉल कर लेना सेंटोस के नाम से। ठीक है, सेंटोस वीडियो इमेज। और यहाँ आप इसका जो वर्जन 10 है, 9 कर लेना। 10 मोस्टली वो, या 10 कर लो या 9 कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस ही करनी कौन सा आपने रियल टाइम में यूज़ करना है। तो ये 1.4 GB का है, ये 1.7 GB का है। तो 10 कर लेना। इसमें ये वाला आपने करना है, वर्क स्टेशन। ठीक है, ये नहीं करना सर्वर वाला, वर्क स्टेशन वाला करना है आपने। तो इसको डाउनलोड करना है, इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब उससे आगे क्या करना है, उससे आगे मैं आपको बता देता हूँ। इससे आगे आपके पास है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, कंप्लीट वीडियो कैसे सेटअप करना है। तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक मिनट देख लूँ कहाँ पे है, मुझे ओपन करना पड़ेगा। मिल गई है। ये मैंने आपको यहाँ चैट में सेंड कर दी है, कोई एक स्टूडेंट्स को कॉपी करके ग्रुप में फेंक दो, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पूरा मैंने सेटअप बताया कैसे आप कर सकते हो। तो आप कर लेना सेटअप उसको। तो हम कहाँ थे? नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़ते हैं। लिनक्स के अंदर ना फाइल सिस्टम हायरार्की होती है, क्योंकि लिनक्स टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम विंडो। लिनक्स के अंदर हम मोस्टली सीएलआई यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस तरह विंडो होता है, लिनक्स होता है। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर
जीयूआई भी होता है, सीएलआई भी होता है। लेकिन विंडो के अंदर मोस्टली हमें जीयूआई सूट करता है, इसलिए वहां पे ज्यादा जीयूआई यूज कर रहे होते हैं। विंडो में हम बहुत कम सीएलआई यूज करते हैं। लिनक्स के अंदर भी दोनों होते हैं, जीयूआई भी होता है, सीएलआई भी होता है। लेकिन लिनक्स के अंदर हमें ज्यादा सूट करता है सीएलआई, तो इसलिए मोस्टली वहां पे हम सीएलआई ही यूज करते हैं। ठीक है। तो लेकिन हम भी जो लैब्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो हम मोस्टली टोटली सीएलआई बेस्ड कर रहे होंगे, हम वहां पे जीयूआई नहीं देखेंगे। क्योंकि जब हम रियल टाइम में भी काम करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां पे हम मोस्टली सीएलआई यूज कर रहे होते हैं। लिनक्स को हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के लिए, तो इसलिए वहां पे लिनक्स के अंदर हम सीएलआई यूज करते हैं। उसकी फास्ट डिलीवरी के लिए सीएलआई यूज कर रहे होते हैं, जीयूआई यूज नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले आपको बैश शेल मिल जाएगा। बैश का मतलब ये होता है बोर्न अगेन शेल। ये डिफॉल्ट शेल होता है इन मोस्टली लिनक्स के अंदर, सिर्फ रेड हैट के अंदर नहीं। मोस्टली जो आपके पास लिनक्स की होती हैं उसके अंदर जो डिफॉल्ट शेल होता है वो आपके पास बैश ही होता है। फिर इसके अंदर टैब कंप्लीशन की चीजें आ जाती हैं, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं इसको। फाइल सिस्टम हायरार्की होती है लिनक्स के अंदर। अगर मैं विंडो के अंदर हूँ, मैं विंडो में हूँ, मुझे अगर नहीं पता कि इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। और जब मैं फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है। किसी फाइल को ओपन करना है तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, वापस जाना तो मुझे यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो विंडो के अंदर ये फायदा होता है कि आपको हर काम करने के लिए जीयूआई मिल जाता है, वहां पे ड्रैग ड्रॉप करके क्लिक करके सारा काम कर सकते हो। इस फोल्डर के अंदर जाना है तो माउस यहाँ पे लेके जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, इस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। लिनक्स इज डिफरेंट। लिनक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं लिनक्स के अंदर हूँ और मैं भी किसी फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ तो पता चल जाता है आपको। जैसे मैं अगर यहाँ हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो पाथ अपना, कि मैं कहाँ पे हूँ। देखो पूरा पाथ दिखा रहा है, डी ड्राइव के अंदर, RHEL मॉड्यूल 4 के अंदर, यहाँ पे आप बैठे हुए हो। वापस भी जा सकता हूँ, अंदर भी आ सकता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से अपना पाथ देख सकता हूँ। अब लिनक्स के अंदर काली स्क्रीन आती है आपके पास, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन, कुछ नहीं होता। आपको हर काम करने के लिए कमांड चाहिए होती है, हर काम करने के लिए। जैसे मुझे ये देखना है सबसे पहले कि मैं, भाई मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो उसकी कमांड होती है PWD। PWD का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो भाई मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी कौन सी है? डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। विंडो के अंदर हम उसको फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। एंटर करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आप बैठे हुए हो, एक फोल्डर है होम, उसके अंदर मेरे नाम से एक फोल्डर बना हुआ है अवैस के नाम से। मैं अभी इस फोल्डर के अंदर हूँ। ये तो उसने बता दिया कि मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। अगर मुझे ये देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो LS। क्योंकि वैसे मुझे नजर नहीं आएगा मुझे। तो हर काम की कमांड तो बता दिया है कि यहाँ मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं। ये सारा कुछ फोल्डर्स मेरे पास, फाइल, ये सारा कुछ यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है, जिस तरह मुझे डेवॉप्स में जाना है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक नहीं कर सकता है। अगर मुझे गिटऑप्स में जाना है तो मैं डबल क्लिक नहीं कर सकता। तो उसकी भी कमांड होती है। क्या कमांड होती है? CD। विंडो में हम क्या करते हैं? विंडो में हम डबल क्लिक करते हैं। इस फोल्डर में जाना है, डबल क्लिक। वापस आना है तो ये क्लिक करो। लिनक्स के अंदर कमांड्स होती हैं, हर काम की कमांड है। तो CD लगाएंगे। CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी।
और फिर मैं इस तरह करके किसी फोल्डर का नाम लिखूंगा। जिस तरह मुझे अगर गिट टॉप्स में जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट टॉप्स। अगर मैं गिट भी लिखूंगा और मैं या के पास जो बटन होता है, क्या कहते हैं इसको, ऑटो कंप्लीशन वाला, मेरे माइंड से निकल गया। टैब बटन जो होता है आपके पास, ये क्लिक करोगे तो वो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। या फोल्डर का नाम खुद भी लिख सकते हो, अगर लेंथी है तो ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं देखो उस फोल्डर के अंदर आ गया, गिटऑप्स वाले फोल्डर में। यहाँ ही मुझे पता चल गया कि भाई मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। PWD करो जरा। तो देखो मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। होम के अंदर मेरे नाम से फोल्डर, और मैं पहले पहले मैं यहाँ था होम वेस। अब उसके अंदर एक मजीद फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, गिटऑप्स के अंदर। अब मुझे अगर अब ये देखना है कि भाई इस फोल्डर में क्या है, तो दोबारा LS करना पड़ेगा। तो बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड, प्रोजेक्ट, रेडिस। अगर दोबारा मुझे बैक एंड में जाना है तो CD बैक एंड्स, LS करूंगा तो इसके अंदर जो फोल्डर फाइल्स पड़ी होंगी मुझे शो कर देगा। application.yaml डिप्लॉयमेंट्स। अगर मुझे दोबारा डिप्लॉयमेंट्स में जाना है तो CD डिप्लॉयमेंट्स। CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, मेरी डायरेक्टरी चेंज करो। LS करूंगा तो इसके अंदर जो चीजें पड़ी होंगी मुझे यहाँ पे वो शो कर देगा। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से वापस आना है, पहले फोल्डर के अंदर आ गया ना, देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मल्टीपल फोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे वापस दोबारा अपनी इस होम डायरेक्टरी में जाना है, तो CD और डबल डॉट करूंगा तो मैं एक डायरेक्टरी बाहर निकलूंगा। ठीक है। अब देखो मैं एक फोल्डर बाहर निकल गया। अब दोबारा CD डबल डॉट करूंगा तो मैं एक फोल्डर दोबारा एग्जिट कर जाऊंगा, वापस आ गया। अब दोबारा CD करूंगा तो मैं दोबारा अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। आप चाहते हो मैं एक साथ जंप करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक साथ जाना चाहता हूँ मल्टीपल फोल्डर के अंदर, तो CD डेवऑप्स LS। अच्छा यहाँ पे जाना था हमने, सॉरी यहाँ नहीं, गिटऑप्स में जाते हैं, जिसमें मर्जी जा सकते हो। CD गिटऑप्स बैकएंड्स डिप्लॉय। तो मैं एक साथ भी फोल्डर जंप कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल फोल्डर जंप करके भी आगे जा सकता हूँ, तो उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो देखो मैं वहां आ गया। अब मैं एक साथ फोल्डर जंप करके दोबारा वापस भी जा सकता हूँ, उसके लिए CD डबल डॉट करूंगा तो एक फोल्डर बाहर निकलूंगा और मैं बैकएंड में चला जाऊंगा। फिर मैं डबल डॉट लगाऊंगा तो मैं एक फोल्डर निकल के गेट हाउस में चला जाऊंगा। फिर करूंगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। तो मैं एक साथ भी फोल्डर जंप कर सकता हूँ। देखो वापस आ गया। एनी क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस करेंगे तो और वो हो जाएगा पक्का। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना कि क्या होता है लिनक्स के अंदर, फिर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि लिनक्स फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। अच्छा, क्या मैं इससे बाहर जा सकता हूँ?
क्या मैं इससे पीछे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। तो मैं होम पे आ गया। होम के अंदर सारे आपके यूजर बने होंगे। कल को कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा आपकी कंपनी को, तो उसका एक नया यूजर बनेगा, साद के नाम से, असद के नाम से। तो उसके नाम से भी यहाँ पे एक होम डायरेक्टरी बन जाएगी। तो हर यूजर अपने अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा होता है, अपने अपने फोल्डर में काम कर रहा होता है। या इससे भी बाहर जा सकता हूँ मैं, जो इससे भी बाहर निकल सकता हूँ मैं, और मैं आ गया, रूट में आ गया। क्या मैं इससे भी बाहर जा सकता हूँ, पीछे निकल सकता हूँ? नहीं, इससे बाहर नहीं जा सकता मैं। तो आपका जो लिनक्स फाइल सिस्टम होता है ना, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ से, फॉरवर्ड स्लैश से। फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है? जब आप विंडो लैपटॉप लेते हो फर्स्ट टाइम, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोई पार्टीशन नहीं होती, सिर्फ एक ही होता है, सी ड्राइव ही होता है। इसी तरह है ना, जब विंडो आप लैपटॉप लेते हो मार्केट से फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर सिर्फ सी ड्राइव ही होती है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम करवाते हो उसके अंदर सिर्फ सी ड्राइव होती है। हमें कहीं भी जाना है तो हम यहाँ से जाते हैं, सी में जाते हैं, यहाँ पे यूजर्स में जाते हैं। या देखो यूजर्स वाला आ गया ना हमारे पास। तो इसके अंदर यूजर्स होता है। इसके अंदर क्या बना होता है? इसके अंदर बना होता है होम फोल्डर। होम के अंदर यूजर बने होते हैं। तो यहाँ पे सारे यूजर होंगे आपके पास। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, डाउनलोड्स भी आ जाएगा, सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डाटा स्टोर करते नहीं है नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर कोई फाइल वगैरह डिलीट हो गई ना, तो आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी अलग पार्टीशन बनाते हैं डी ड्राइव के नाम से, ई ड्राइव के नाम से। फिर हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो हमें डेली रिक्वायर्ड होती हैं एक्सेस करने के लिए, हम उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं डी ड्राइव के अंदर। ठीक है। इसी तरह जो लिनक्स होता है उसमें जो आपकी सी ड्राइव होती है, जो आपका वो होता है ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। अब देखो यहाँ मुझे क्या शो कर रहा है, मतलब आपका जो फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है वो आपकी ई से स्टार्ट होता है, सी ड्राइव से। तो ये इसकी सी ड्राइव होती है, फॉरवर्ड स्लैश। इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ये इसकी रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर ही अगर मैं एनालाइज करूंगा तो इसके अंदर ही आपको सारा कुछ मिलेगा, सारे फोल्डर्स, सारी फाइल्स। जहाँ पे जाना आप यहाँ से जाओगे, जिस तरह हम सी ड्राइव से जाते थे आगे। तो अगर आप इसकी ये भी देखो डायग्राम, तो इसका जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है वो यही होती है, रूट। जो इसकी क्या होती है, रूट डायरेक्टरी होती है। और इसके अंदर आपको सारे फोल्डर, सारे फाइल्स इस तरह से नजर आएंगे। तो लिनक्स फाइल सिस्टम जो होता है वो रूट से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। बिन, बूट, डेव, सारे फोल्डर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास एक फोल्डर होता है बूट। बूट क्या करता है? जैसे यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक फोल्डर है बूट। अगर मुझे ये देखना कि इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो मैं एलएस करके इस फोल्डर का नाम लिख सकता हूँ, बूट। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं अंदर जाकर भी देख सकता हूँ, सीडी बूट करूंगा। अब मैं यहाँ पे एलएस कर सकता हूँ। ठीक है। खाली है फोल्डर, कुछ नहीं है। क्योंकि इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपकी बूट फाइल्स होती हैं, आपकी कर्नल इमेजेस होती हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बूट सिस्टम होता है इसके अंदर। हम अपनी मशीन को जब स्टार्ट करेंगे, बूट करेंगे, तो उसको स्टार्ट होने के लिए जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कर्नल इमेजेस चाहिए होती हैं, जो बूट लोडर चाहिए होता है, मल्टीपल फाइल चाहिए होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, वो सारा कहाँ से उठाएगा? वो यहाँ से उठाएगा। इस फाइल में वो सारी चीजें पड़ी होती हैं बूट के अंदर। मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक पैकेज यूज कर रहा हूँ, WSL। इसलिए यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। आप क्लाउड, जो मैंने आपको बाकी मैथड बताया ये वाले,
पोर्टल पे जाओगे या सैंडबॉक्स यूज करोगे या आप टर्मिनल यूज करोगे या आप ये वाला ऑप्शन, तो इन सब के अंदर आपको, ये बूट के अंदर आपको सारी चीजें नजर आएंगी। मैं यूज कर रहा हूँ WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स होता है, पैकेज होता है। इसमें आपको लिनक्स वाले फीचर नहीं मिलते, लेकिन लिनक्स वाला आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी वैसे होता है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। WSL को इंस्टॉल कर लो अपने पास, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर सारे फीचर नहीं मिलेंगे आपको लिनक्स के, ये टेम्परेरी यूज करने के लिए होता है। तो बूट के अंदर क्या होता है, आपकी वो सारी बूट फाइल्स होती हैं, लिनक्स कर्नल होता है जहाँ से वो उसको मशीन को बूट करने के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जी स्नैन बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि आपने अभी कहा कि इसके अंदर ही अलग अलग यूजर बन सकते हैं, तो क्या कोई और यूजर हमारे मतलब उसमें आ सकता है या नहीं? अगर उसके पास परमिशन है फिर वो आ सकता है आपको डायरेक्टरी में। मोस्टली इनको परमिशन नहीं होती, जो डिफॉल्ट यूजर्स बनते हैं ना, उसको परमिशन नहीं होती। हर यूजर अपने अपने डायरेक्टरी में काम कर सकता है। तो मैं अगर आपकी फोल्डर में जाकर फाइल देखना चाहूँ तो मैं नहीं कर देख सकता, मेरे पास रीड राइट की परमिशन नहीं होगी। तो परमिशन सेट की होती हैं, जो आपकी सिस्टम टीम होती है वो इसको सेट कर रहे होते हैं। ओके सर। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कि परमिशन कैसे सेट करते हैं। फिर आपके पास आता है ETC फोल्डर। देखो एक ETC वाला फोल्डर भी है ना, तो ये आपको यहाँ भी नजर आएगा। ये देखो LS किया मैंने रूट के अंदर, तो इसके अंदर ये देखो ETC आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ भी होता है ETC फोल्डर, देखो ये सारे इसके अंदर ही हैं। ETC बूट बिन सारे इसके अंदर ही है, रूट के अंदर। तो ETC भी होता है, ETC के अंदर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं सारी। जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है ना, सिस्टम को रन करने के लिए, यूजर्स को रन करने के लिए, एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो सारी ETC में पड़ी होती हैं। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है लिनक्स का, वो सारी यहाँ पे स्टोर करता है। जैसे मैं LS, मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ। अगर मुझे बाहर से देख के ये पता करना है कि ETC के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं LS ETC कर सकता हूँ। तो इसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हम देखेंगे एड यूजर डॉट कॉन्फ क्या होता है, क्रोन टैब क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ ना होस्ट नेम, तो मेरे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, वो ये है। तो मुझे यहाँ से बता रहा है इस होस्ट नेम, तो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक तरह की, होस्ट डॉट कॉन्फ। इसी तरह यूजर डॉट कॉन्फ, एड यूजर डॉट कॉन्फ। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं यहाँ पे पड़ी होती हैं आपके पास, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम पढ़ेंगे सारी फाइल्स, सूडोट्स फाइल, शेडो फाइल। ठीक है, सारी तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ फाइल्स होंगे जिसको हम यहाँ पे आके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि जितनी भी आपके सिस्टम यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी होती हैं वो आपकी ETC में पड़ी होती हैं। देन आपके पास होता है lib64। ये होता है लाइब्रेरीज होती हैं आपके लिनक्स के अंदर। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी बाइनरीज होती हैं, जिनको रन करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती है, डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं। तो उनकी वो जो डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज होती हैं यहाँ पे स्टोर होती हैं, लिब के अंदर और lib64 के अंदर। अगर वो नहीं होंगी तो आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। LS करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक लिब के नाम से फोल्डर है, lib64 के नाम से फोल्डर है। तो हम इसको lib64 में जाके देख सकते हैं क्या पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। ये सारी लाइब्रेरीज है। किसकी लाइब्रेरीज? ये सारी आपके प्रोग्राम्स हैं, कर्नल प्रोग्राम है, डी पैकेज का प्रोग्राम है, APT प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनकी जो है ना वो यहाँ पे क्या पड़े हुए, लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। देन आपके पास एक आता है बिन फोल्डर। बिन, ये देखो बिन यहाँ पे बना हुआ बिन। तो मैं LS बिन करता हूँ,
तो यहाँ पे सारे बिन। एक और होता है बिन, एस बिन, एलएस एस बिन, ये दोनों सेम ही होते हैं। एस बिन के अंदर सिस्टम बाइनरीज पड़ी होती हैं, और जो बिन होता है उसके अंदर सिंपल बाइनरीज पड़ी होती हैं। ये बाइनरीज क्या होती हैं? ये बाइनरीज होती हैं आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। जैसे देखो, मुझे कुछ भी काम करना है लिनक्स के अंदर, मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी। अब लिनक्स को कैसे पता कि उस कमांड की क्या आउटपुट देनी है? अगर मैं एलएस करता हूँ तो इसको कैसे पता चलता है कि मुझे लिस्ट करना है, मुझे फाइल दिखानी है, फोल्डर दिखाने हैं इस फोल्डर, इस डायरेक्टरी के अंदर? कैसे पता चलेगा उसको? कैसे पता चलेगा सीडी का मतलब क्या है? तो जितने भी कमांड्स है लिनक्स के अंदर, तो जब हम रन करते हैं शेल के ऊपर, तो कैसे पता चलता है इसको? तो जितनी भी स्टूडेंट्स कमांड्स हैं, उन सबका एक बाइनरी फाइल लिखी होती है, प्रोग्राम फाइल लिखी होती है। तो हम जब जब मैं एलएस करता हूँ तो एक्चुअली वो फाइल एग्जीक्यूट होती है बैकएंड पे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं सीडी बिन करता हूँ और मैं यहाँ पे एलएस एलएस करता हूँ, तो देखो एलएस के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है, जो बैकएंड पे रन होती है, एग्जीक्यूट होती है जब मैं एलएस कमांड रन करता हूँ। एलएस सीडी करता हूँ तो सीडी के नाम से तो नहीं है, एलएस एम के डी आई करता हूँ तो एम के डी आई के नाम से मेरे पास एक बाइनरी पड़ी हुई है। इसके अंदर डेवलपर ने एक कोड लिखा हुआ है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसकी आउटपुट कैसे देनी है, इसको रन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी होती हैं, बाइनरीज पड़ी होती हैं, और ये रन होती हैं बैकएंड के ऊपर जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं। एलएस कर लो बेशक, तो यहाँ पे बहुत सारी देखो, ये सारी कमांड्स ही हैं, प्रोग्राम्स हैं, कमांड्स होंगी आपके पास, पेस्ट, टीटीवाई सारे हैं। तो ये वो बाइनरीज हैं जिनको रन करने के लिए ना हमें क्या चाहिए होती हैं? लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। तो इनकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? लिब के अंदर, लिब 64 के अंदर। तो याद रखना है आपने। ठीक है, इनकी जो डिपेंडेंसीज कहाँ पे स्टोर होती हैं? इसके अंदर, लिब और लिब 64 के अंदर। फिर मीडिया होता है आपके पास। मीडिया क्या होता है? माउंट पॉइंट होता है फॉर रिमूवेबल मीडिया। लाइक आपको यूएसबी ड्राइव इंसर्ट करते हो ना अपने लैपटॉप के साथ, तो वो उसके माउंट पॉइंट बनता है ना यहाँ पे। जब हम यहाँ पे बात बात करें तो यहाँ पे वो माउंट हो जाता है। अलग से यूएसबी शो करेगा आपको। लिनक्स के अंदर शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एक फोल्डर के साथ जाके माउंट हो जाएगा। तो वो जो फोल्डर होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? मीडिया होता है। ठीक है, तो ये ऑटो माउंट पॉइंट होता है। किसी भी आप कोई यूएसबी अटैच करते हो इसके साथ, कुछ भी करते हो, इसका ये ऑटो माउंट पॉइंट होता है, यहाँ से वो अटैच हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम माउंटिंग वगैरह करेंगे, पार्टीशंस करेंगे, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन आप उसको वहां से अनमाउंट करके परमानेंट माउंट कर सकते हो विद योर एमएनटी। तो एमएनटी भी फोल्डर होता है, वहां पे आप उसको माउंट कर सकते हो। कोई पार्टीशन की, उस पार्टीशन को आपने माउंट कर दिया स्पेसिफिक फोल्डर के साथ। आपके पास एक स्टोरेज है, उसकी आपने पार्टीशन कर दी, एक 10 जीबी की स्टोरेज बना दी, उस 10 जीबी को आपने माउंट कर दिया स्पेसिफिक स्टोरेज के साथ, तो उसका माउंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है एमएनटी के साथ जाके। तो ये मैनुअल माउंट होता है आपके पास। फिर ओपीटी आ जाता है। ओपीटी के अंदर क्या होता है? ओपीटी के अंदर आपके पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। मैं एलएस एमएनटी करता हूँ तो फिलहाल तो ये चीज़ें पड़ी हैं, सी डी, वही चीज़ें। एलएस मीडिया करता हूँ, ये खाली होगा मे बी, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, और एलएस ओपीटी करता हूँ तो यहाँ आपके ये भी खाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर प्रॉपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, उसके अंदर आपको सारे फोल्डर में कुछ ना कुछ फाइल नजर आएंगे। तो ओपीटी के अंदर ये ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं। आप जो इंस्टॉल करते हो तो उसकी जो फाइल्स जो स्टोर होती हैं यहाँ पे आके स्टोर हो जाती हैं ओपीटी के अंदर। फिर प्रोक आ जाता है। प्रोक क्या करता है? प्रोक के अंदर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, आपके प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। प्रोक मतलब प्रोसेस। तो एलएस अगर मैं प्रोक करता हूँ, प्रोक के पहले फोल्डर होगा, जैसे देखो ये प्रोक का फोल्डर है। प्रोक का मतलब क्या था? प्रोसेस। आपके सिस्टम प्रोसेस, आपके सिस्टम में बैकएंड पे कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं आपके सिस्टम की सीपीयू कितनी
कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको मेमोरी देखनी है तो आप मैम इंफॉर्मेशन, ये फाइल होती है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर सीपीयू देखना है तो उसके लिए सीपीयू इंफॉर्मेशन एक फाइल होती है, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है। जैसे मुझे देखना है कि मेरे सिस्टम का अप टाइम क्या है, तो मैं एक कमांड रन करूंगा अप टाइम, तो मुझे दिखा देगा कि 23 मिनट से आप पे आपका सिस्टम। अब इन्फॉर्मेशन उसने मुझे कहाँ से दी, ये वाली उसने मुझे यहाँ से निकाल के दी। ये देखो यहाँ पे एक फाइल बनी है अप टाइम, मैं इसको भी कैट ओपन कर सकता हूँ, इस डायरेक्ट फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। अगर मैं देखूंगा मेरे सिस्टम के सीपीयू कितने कंज्यूम हो रहे हैं, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो मुझे दिखाएगा कि इतनी मेमोरी इतनी सीपीयू कंज्यूम हो रहे हैं। ये कहाँ से दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, ये आपको, ये जो फाइल है प्रॉक फाइल, यहाँ से दिखा रहा है सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी। तो आपकी जो डिवाइस का करंट स्टेटस होता है, उसकी सीपीयू मेमोरी प्रोसेस से रिलेटेड रन टाइम सिस्टम इंफॉर्मेशन आपने देखनी हो, तो प्रोक के अंदर जाके आप उसको देख सकते हो। तो प्रोक का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। देन हमारे पास क्या होता है, रूट आ जाता है, रन आ जाता है। रन क्या करता है, ये रन टाइम डाटा फॉर सिस्टम और सफिशिएंट प्रोसेस, कितने यूजर लॉगिन हैं, कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं बैकएंड के ऊपर, वो सारी इन्फॉर्मेशन रन पे जाके स्टोर होती है। ठीक है। तो ये रन टाइम सिस्टम डाटा होता है आपके पास। एसपीन मैंने बता दिया, जो बाइनरीज होती हैं सिस्टम बाइनरीज, वो आपकी एसपीन में जाकर स्टोर हो रही होती हैं। फिर सिस भी होता है, ये वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है फॉर प्रोवाइडिंग कर्नल एंड सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपने कर्नल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका क्या वर्जन है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आप सिस में जाके देख सकते हो। टेम्परेरी होता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए। वॉर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वॉर के अंदर आपके लॉग्स, मोस्टली लॉग्स वगैरह स्टोर हो रहे होते हैं। जो आपके सिस्टम के लॉग्स होते हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो आपके वॉर में स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है। ये जो बाकी फाइल्स है ना, जैसे एलएस करता हूँ, तो ये जो हमारे पास बिन है, लिब 64 है, एस बिन है। अगर मैं एलएस एफन एल ए करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास होगा वॉर, वॉर फोल्डर होगा। एलएस वॉर करता हूँ, तो देखो इसके अंदर आपके लॉग्स, मेल्स वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे बैकअप्स वगैरह वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। सिस्टम बैकअप्स, मेल्स, लॉग्स, मैसेजेस वगैरह यहाँ पे स्टोर होते हैं। फिर आपके पास एक होता है होम, एक होम डायरेक्टरी होती है, एक होती है रूट डायरेक्टरी। ये वाली रूट डायरेक्टरी, इसको देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो, इसमें आपके पास एक फोल्डर है होम का, ये होम फोल्डर, एक फोल्डर बना होगा रूट के नाम से, ये देखो रूट। अगर मैं दोनों को एलएस करूं, एलएस रूट करता हूं, तो रूट के अंदर देखो, मैं रूट क्या, रूट एक अलग यूजर है। रूट क्या है, वो एक एडमिन यूजर है, मैं उसके फोल्डर के अंदर जाके फाइल्स नहीं देख सकता। ठीक है। हाँ, जो मेरा अपना फोल्डर है होम, मैं वहां जाके सारे काम कर सकता हूँ। देखो, अब मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जा सकता हूँ अवैस के नाम से। सीडी, होम में चलते हैं। होम में जाके हम सीडी यूजर 1 में जाते हैं। देखो परमिशन डिनाई दे रहा है, मैं किसी भी की होम डायरेक्टरी में जाके काम नहीं कर सकता। तो देखो मेरा जो यूजर है वो ये है, ये मेरा यूजर नेम होता है, तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जा सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये वाली चीज, ये होता है आपका यूजर नेम।
ये होते हैं आपका होस्ट नेम, आपकी मशीन का नाम। मेरी वीएम का होस्ट नेम क्या है? जैसे मैं यहाँ पे हु एम आई रखता हूँ, तो हु एम आई से मुझे ये बताएगा कि मेरा यूजर नेम क्या है, मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, तो मैं वैस यूजर से लॉगिन हूँ। अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम करता हूँ तो मेरे सिस्टम का नाम बताएगा कि मेरे सिस्टम का नाम क्या है, मेरी वीएम का नाम क्या है, बीटा कोड्स। ठीक है। अब ये जो होता है ना साइन, ये जो टिल्ड शाइन साइन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है कि मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं जैसे अपना डायरेक्टरी चेंज करूंगा, जैसे देखो मैं वापस जाता हूँ, तो मेरी डायरेक्टरी चेंज होगी तो मुझे फिर फोल्डर का नाम बताएगा। जब तक कोई यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में नहीं आ जाता तब तक ये साइन शो नहीं होता, टिल्ड साइन जो होता है ये आपकी होम डायरेक्टरी शो कर रहा होता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं एक फोल्डर और बाहर आता हूँ, तो एक तो मैं कमांड रन कर सकता हूँ सीडी होम के अंदर, अब ऐसे तो मैं अपने होम डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सीडी करके टिल्ड साइन में लगाऊंगा ना, तब भी मैं चला जाऊंगा होम डायरेक्टरी में। देखो आ गया होम डायरेक्टरी में, एलएस करो तो अभी होम डायरेक्टरी में आ गया। दोबारा वापस निकलते हैं, दोबारा वहां पे आ गया। ठीक है। मुझे दोबारा अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं सिंपल अगर सीडी भी कर दूंगा तब भी मैं चला जाऊंगा। देखो मैं आ गया, क्योंकि साइन चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया। अब जो डॉलर साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि मैं एज अ नॉर्मल यूजर काम कर रहा हूँ। डॉलर साइन का ये मतलब होता है कि मैं एज अ नॉर्मल यूजर काम कर रहा हूँ। मैं रूट भी बन सकता हूँ। मैं क्या बन सकता हूँ? सुडो सो। मैंने पासवर्ड क्या रखा था इसका? देखो मैं रूट बन गया। अब जैसे मैं रूट बना तो मेरा यूजर नेम चेंज हो गया। देखो भाई यहाँ पे क्या बन गया, रूट बन गया। रूट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जिस तरह विंडो में एक एडमिन यूजर होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सारे काम कर सकता है, इस तरह लिनक्स में रूट होता है जो सारे काम कर सकता है। अब ये जो रूट है किसी की भी होम डायरेक्टरी में जा सकता है। पहले देखें ये कहाँ पे है, तो देखो ये अपनी होम डायरेक्टरी में, देखो मैं अपने होम डायरेक्टरी में आ गया रूट की। तो यहाँ पे जो टिल्ड साइन शो हो रहा है हमारे पास, टिल्ड साइन मतलब कि रूट कहाँ पे, अपनी होम डायरेक्टरी में। और पहले मेरे पास क्या आ रहा था, पहले मैं डॉलर साइन आ रहा था, और अब मेरे पास क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। हैश का मतलब ये होता है कि अब मैं रूट बन गया हूँ, मैं एडमिन बन गया हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। वापिस चलते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं होम में जा सकता हूँ, सीडी होम जा सकता हूँ। यहाँ पे दो फोल्डर बने हुए हैं, क्या मैं अवैस फोल्डर में जा सकता हूँ? चला गया। क्या मैं फाइल देख सकता हूँ? देख सकता हूँ। तो रूट कुछ भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकता है। ठीक है। मुझे दोबारा अब अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं सीडी करूंगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, रूट वाले फोल्डर में आ जाऊंगा। तो ये रूट के लिए बना हुआ है। रूट जो भी काम करेगा यहाँ पे करेगा। एग्जिट करते हैं, दोबारा दोबारा नॉर्मल यूजर पे चले जाते हैं। देखो मैं वैस में आ गया, पीडब्ल्यूडी करता हूँ, मैं अपने होम पे आ गया। मैं स्विच यूजर करता हूँ यूजर वन के नाम से। यूजर वन बना हुआ ना मेरे पास, तो मैं यूजर वन पे स्विच यूजर करता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि, अच्छा मैं कोई और काम पहले बात बताता हूँ। मैं स्विच यूजर करता हूँ रूट के ऊपर। अब मैं हाइफन साइन नहीं लगाता, हाइफन नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। मैं सिंपल एस यू रूट करता हूँ। क्योंकि मैंने रूट का पासवर्ड लगाया हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हाइफन लगाना पड़ेगा। रूट का पासवर्ड क्या था?
अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं सूडो सू करता हूँ, रूट बन गया। ठीक है, मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। पासवर्ड अपडेट हो गया रूट का, ठीक है। एग्जिट करता हूँ यहाँ से। अब देखो, अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ, स्विच यूजर रूट के ऊपर, मैं हाइफन साइन नहीं लगाता, तो मैं रूट के ऊपर स्विच तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। देखो, मैं अभी भी पुराने वाले यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ, तो मुझे अपनी होम डायरेक्टरी में जाने के लिए सीडी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्विच यूजर रूट और हाइफन लगा देता हूँ, तो अभी भी नहीं गया। क्यों नहीं गया ये? हाइफन से तो जाना चाहिए था इसको। ओके, मैं अब इसको जरा रिमूव करके देखता हूँ। हम्म क्यों नहीं जा रहा ये? सूडो कर लेते हैं। सूडो सू करते हैं। ठीक है, रूट में आया, लेकिन मैं मेरी होम डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई। ठीक है, एग्जिट करता हूँ। अब हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, हाइफन साइन लगा देते हैं। तो देखो, हाँ ये सही है कि मैं अपनी होम डायरेक्टरी में, अगर आप सूडो सू करेंगे तो आपका यूजर तो स्विच हो जाएगा, लेकिन आपकी होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। फिर आपको दोबारा सीडी करके होम डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सूडो सू साथ हाइफन लगाएंगे तो आपकी होम डायरेक्टरी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और आपका यूजर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, पासवर्ड, जो यूजर वन है ना उसका पासवर्ड चेंज करते हैं। चलो, अब मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर स्विच यूजर यूजर वन करता हूँ, पासवर्ड लगाना पड़ेगा, यूजर वन। हाँ, एक्चुअली मसला क्या है कि इसको शेल असाइन नहीं है यूजर को, ठीक है, इसलिए वहां पे वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। इसको हम देखेंगे जब हम यूजर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम इसको देखेंगे। एल एस ई टी सी पासवर्ड। हाँ, इसका शेल डिफरेंट है। इसका शेल है एस एच शेल, इसका शेल बैश शेल नहीं है। ठीक है, तो ये एस एच शेल है। तो शेल चेंज कर सकते हो, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे शेल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे वो आपको क्या कर रहा था, परमिशन डिनाई दे रहा था, क्योंकि हमने यूजर स्विच, यूजर यूजर वन में स्विच तो हो गए थे, लेकिन हमने हाइफन ही लगाया यहाँ पे। तो हाइफन लगा के देख लेते हैं एक दफा।
अब मैं एलएस करूंगा। अभी मुझे वो क्या दे रहा है। ठीक है। तो इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, स्कूटर फाइल में ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सारे काम हम कैसे करते हैं। यहाँ तक बताओ, समझ आ गया सारा कुछ मैंने आपको बताई ये चीजें? कोई क्वेश्चन हो किसी का? इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हम आगे जाके इसको क्लियर करेंगे सारी चीजों को। फाइल सिस्टम हायरार्की समझ आ गई कि क्या होता है, किस तरह चीजें चलती हैं इसके अंदर। ठीक है। अगर मुझे अपना फोल्डर बनाना है लिनक्स के अंदर, तो कैसे बनाऊंगा? उसके लिए कमांड होती है mkdir। mkdir का मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। mkdir मेक डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। विंडो में फोल्डर बोलते हैं, यहाँ में डायरेक्टरी बोलते हैं। किस नाम से बनानी है? किसी भी नाम से बना लो, मैं कहता हूँ डायरेक्टरी वन के नाम से बना दो मुझे। एलएस करता हूँ, देखो यहाँ पे डायरेक्टरी वन के नाम से मेरे पास एक फोल्डर बन गया, डायरेक्टरी बन गई। अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, सीडी करके डायरेक्टरी वन के अंदर चले जाएंगे। एलएस करेंगे तो देखो मैं इसके अंदर आ गया, कुछ नहीं है, खाली है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम फाइल्स बना सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है। फाइल्स कैसे बनती हैं इसके अंदर? अब फाइल्स बनाने के डिफरेंट मेथड होते हैं आपके पास। लिनक्स में फाइल्स बनाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है कैट। कैट से फाइल बना सकते हो। कैट एक कमांड है। टच कमांड होती है, इससे आप एक फाइल बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा वी आई या विम होता है, इससे आप फाइल बना सकते हो। या नैनो होता है, इससे फाइल बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। फोल्डर बनाने के लिए जस्ट mkdir करोगे तो फोल्डर क्रिएट करता है। ये जो कमांड्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये आपकी फाइल्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। कैट करता हूँ, फाइल वन लिखता हूँ, फाइल का नाम। बल्कि एक साइन आपने यूज करना होता है, ग्रेटर देन साइन। कैट ग्रेटर देन साइन और फाइल का नाम, फाइल वन। अब फाइल बन तो गई है, लेकिन मुझे फाइल के अंदर ले गया वो कहता है यहाँ पे कुछ लिख लो आप। मैं लिखता हूँ दिस इज माई फाइल वन। ठीक है। एंटर करता हूँ। अब इस फाइल से मैंने बाहर आना है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। जब हम कैट से कोई फाइल बनाते हैं तो कैट से फाइल बनती है, लेकिन कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो क्या कर देता है? एग्जिट कर देता है फाइल से। एलएस करो तो देखो आपके पास एक फाइल बन गई है, फाइल वन। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस फाइल का जस्ट मुझे कंटेंट चेक करना है, कंटेंट देखना है। तो कैट और फाइल वन। तो क्या लिखा है? दिस इज माई फाइल वन। जब फाइल बनानी है तो कैट ग्रेटर देन साइन, फाइल को सिर्फ रीड करना है तो कोई साइन नहीं यूज करना, जस्ट कैट और फाइल का नाम। दोबारा करते हैं, मैं कैट ग्रेटर देन साइन फाइल वन दोबारा करता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज माई लाइन
टू और फाइल वन, कंट्रोल डी करते हैं, एलएस करता हूँ, फाइल वन वहीं की वहीं है, कैट कर लेते हैं, इसका कंटेंट देख लेते हैं। दिस इज माई लाइन टू ऑफ फाइल वन, लाइन वन कहाँ गई, पुराना कंटेंट कहाँ गया फाइल में। तो इससे क्या होता है, आपकी फाइल ओवरराइट हो जाती है। आप जब नया डाटा लिखते हो तो वो जहाँ वहाँ जाके रिप्लेस हो जाता है और आपकी फाइल क्या होती है, ओवरराइट हो जाती है। ठीक है। ग्रेटर देन साइन से आप ये चाहते हो मेरी फाइल ओवरराइट ना हो, आप ये चाहते हो कि मैं जब कोई नया डाटा लिखूं तो जस्ट जाके अपेंड हो, ओवरराइट ना हो। तो उसके लिए कैट तो करेंगे, लेकिन डबल ग्रेटर देन साइन यूज करना पड़ेगा। और आगे फाइल का नाम फाइल वन एंटर करते हैं, मैं लिखता हूँ दिस इज माई लाइन थ्री ऑफ फाइल वन। दोबारा कंट्रोल डी करके बाहर, एलएस करता हूँ, फाइल वहीं की वहीं है। कंटेंट रीड कर लेते हैं, फाइल को रीड कर लेते हैं, कैट फाइल वन। तो देखो पुराना डाटा भी आपके पास और नया डाटा भी यहाँ पे आ गया, पेंड हो गया। तो अगर आप डबल ग्रेटर देन साइन यूज करोगे तो फाइल आपकी ओवरराइट नहीं होगी, जस्ट डाटा जाके पेंड हो जाएगा। अगर सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज करोगे तो आपकी जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर है। अगर फाइल को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है तो टैग यूज कर लो, टैग फाइल वन। तो नीचे वाली लाइंस ऊपर नजर आएंगी, ऊपर वाली लाइंस नीचे नजर आएंगी आपको। अच्छा सर, अगर हमें फाइल फाइल में मतलब कुछ चेंज करना हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है दिस इज माय लाइन टू, अगर इसको हम लाइन फोर करना चाहे लाइन फाइव, तो ये हम कैसे एडिट कर सकते हैं इसके बाद में? ठीक है, इसमें हम अभी एडिट नहीं कर सकते। कैट और टच जो कमांड होती है आपके पास, इसकी मदद से आप फाइल में एडिट नहीं कर सकते। ये जस्ट सिंपल कमांड होती हैं फाइल को रीड करने के लिए, बनाने के लिए होती हैं आपके पास। ये आपके पास ये फाइल एडिटर्स नहीं है, जस्ट सिंपल कमांड्स हैं, इसको यूज करते हैं फाइल को एडिट नहीं कर सकते। उसका तरीका और होता है। एक होता है टच कमांड, टच से हम क्या करते हैं, जैसे मैं टच से फाइल टू बना लेता हूँ तो ये सिंपल फाइल बना लेता है, ये मैं फाइल के अंदर नहीं लेके जाता। जब हम कैट से फाइल बनाते हैं तो वो हमें फाइल बना भी देता है, फाइल के अंदर भी ले जाता है हमें। टच से सिर्फ फाइल बनाता है। अगर आप इसको कैट करोगे फाइल टू को तो खाली फाइल होगी, कुछ शो नहीं करेगा आपको। हाँ, कुछ लिखना लिख सकते हो आप इसके अंदर कैट की मदद से। मैं लिखता हूँ दिस इज माई फाइल टू क्रिएटेड बाय टच कमांड, कंट्रोल डी करो बाहर आ गए, एलएस करता हूँ। आप फाइल को रीड करना है, कैट फाइल टू करोगे तो कंटेंट आपको नजर आ रहा है। तो कैट कमांड भी होती है और टच कमांड भी होती है जिससे फाइल को बना सकते हो, लेकिन इससे आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हमें प्रॉपर एडिटर चाहिए होते हैं जिसको हम यूज करके फाइल को एडिट कर सकें। तो उसमें सिर्फ आपके तो पास दो एडिटर होते हैं लिनक्स के अंदर, एक होता है विम या वीआई, एक होता है नैनो। तो इनको यूज करते फाइल को एडिट कर सकते हो। कैट को यूज करते हुए या तो फाइल ओवरराइट होगी या फाइल आपकी अपेंड हो जाएगा नया डाटा जाके। ठीक है। जैसे अब मैं नैनो पहले यूज करता हूँ। नैनो नैनो को यूज करते हुए मैं फाइल वन को ओपन करता हूँ, फाइल वन। तो देखो अब मैं यहाँ फाइल को एडिट कर सकता हूँ, जैसे मुझे लाइन टू को लाइन वन करना है तो मैं लाइन वन कर सकता हूँ इसको। लाइन थ्री को लाइन टू करना है तो मैं लाइन टू कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप टच से और कैट से नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते फाइल को। इससे कर सकता हूँ क्योंकि नैनो जो है हमारे पास एक प्रॉपर एडिटर है। ठीक है। अब मुझे इस फाइल से एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा। कंट्रोल एक्स एक्स करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि आपने फाइल को सेव करना है या नहीं। अगर मैं नो कर दूंगा तो फाइल को सेव नहीं करेगा। देखो मैं कैट फाइल वन करता हूँ तो मेरे पास फाइल सेव नहीं हुई। दोबारा कर लेते हैं, लाइन वन, लाइन टू, कंट्रोल एक्स, वाई प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मेरे पास फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। रीड करना है तो कैट ही यूज कर सकते हो, कैट फाइल वन। देखो फाइल एडिट होगी आपकी। तो नैनो जो है वो आपके पास एक एडिटर है जिसको आप यूज करते हो फाइल को एडिट कर सकते हो।
नैनो क्या है? एक फाइल एडिटर है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कंट्रोल+X प्रेस करते हो और आप फाइल से एग्जिट कर जाते हो। कैट में कंट्रोल D करते हैं, इसमें कंट्रोल X करते हैं, ठीक है। फिर यस भी प्रेस करना होता है भाई। एक और होता है विम। विम भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं VI लिख लो या विम लिख लो, कुछ भी लिख लो। मैं VI को यूज करते हुए फाइल 2 ओपन करता हूँ। फाइल 2 ओपन हो गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता, जिस तरह देखो मैं आपको आवाज आ रही होगी कीबोर्ड की, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा, ठीक है, लिख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं VI के मदद से फाइल में एंटर होता हूँ ना, तो आपकी जो फाइल होती है वो स्केप मोड में चली जाती है। फाइल जो होती है आपकी वो स्केप मोड में चली जाती है। आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको आई प्रेस करना पड़ता है। जैसे आई प्रेस करूंगा, देखो सबसे नीचे आ जाएगा इंसर्ट लिखा आ जाएगा, तो अब आप इंसर्ट मोड में आ गए हो। अब मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, क्रिएटेड बाय विम कमांड, ठीक है। एडिट कर सकता हूँ, कुछ नई लाइन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कैसे करना है? यहाँ से एग्जिट करने के लिए सबसे पहले आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा। स्केप मोड में जाना पड़ेगा। तो जो कीबोर्ड में बटन होता है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, स्केप, वो प्रेस किया मैंने। देखो इंसर्ट हट गया, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ठीक है। अब स्केप प्रेस किया सबसे पहले एग्जिट करने के लिए, फिर आपने शिफ्ट कॉलन कॉलन प्रेस करना है। W का मतलब होता है सेव कर दो। अगर W करोगे अकेला तो ये सेव करेगा, आपको एग्जिट नहीं करेगा। देखो मैंने W किया तो उसने सेव कर दी फाइल, एग्जिट नहीं किया उसने मुझे। अब दोबारा कॉलन दबा के Q प्रेस करना पड़ेगा, तो मुझे अब एग्जिट भी कर देगा। आप चाहते हो फाइल सेव भी हो जाए, मैं एग्जिट भी हो जाऊं, तो WQ दोनों लिख के एंटर कर दो, तो फाइल सेव भी हो जाएगी, एग्जिट भी हो जाओगे। कैट करके फाइल 2 करते हैं। तो देखो, तो विम भी यूज कर सकते हो, ये भी एक फाइल एडिटर है। इसमें जब आपने सबसे पहले एंटर होना फाइल में, तो लिख कुछ लिखने के लिए आई प्रेस करना पड़ेगा। और इंसर्ट, जब आपने सारा कुछ लिख लिए, उसके बाद आपको स्केप प्रेस करना है, स्केप बटन। उसके बाद आपको कॉलन प्रेस करना है और +WQ। तो आपकी फाइल सेव भी हो जाएगी, आप एग्जिट भी हो जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो किसी का? तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। अगर कोई इश्यू होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए, ये वाले, कि आप ये प्रोजेक्ट्स ले लो, ठीक है। उसमें कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दो कौन फ्री होगा, वो ग्रुप बना दे और सबसे कलेक्शन करके, तो जितने भी आएंगे देख लेना आप। तो आप ये कोर्स सारे लोगों को इजी पड़ेगा आपको। तो इजीली आप सब इसको कंप्लीट कर सकते हो, इन सब प्रोजेक्ट्स को। इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का?
चलें, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने। और प्रैक्टिस कर लें, कोई इशू होगा तो आप मुझे बताया करें। सर जी। सर ये आपने मतलब मैंने क्लास ना 10 मिनट लेट स्टार्ट की थी, तो आपने ग्रुप में लिंक भेजे हुए हैं ये यूडेमी वगैरह के? हाँ, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स ये हैं कि आपने इनको अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने कोर्स किया है ना, तो उसके लिए आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा और आपकी हेल्प भी होगी जॉब को लेने में। तो मैंने ये बोला कि ये ओके। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको बाय कर लो। थोड़े वन बाय वन लोगे तो कॉस्टली पड़ेंगे, सारे मिलके इसको ले लो शेयर्ड बेसिस के ऊपर। तो ठीक उसको है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रियल टाइम के अंदर, आप इनको अपने रिज्यूमे में ऐड करो, लिंक्डइन पे ऐड करो, अपनी सीवी में ऐड करो। तो आप इससे इजीली फिर इंटरव्यू भी निकाल लोगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है सर। ठीक है, तो कोई इश्यू होगा फिर आपने बता देना है। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में।